we are going to discuss on objective of demand forecasting। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? समय के आधार पर मांग पूर्वानुमान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान, अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, और दूसरा है दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग? हाँ, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग को एक साल से कम समय के लिए किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग को एक साल से अधिक समय के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? एज्यूम किया जाता है, प्रेडिकेट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग या तो एक साल के लिए होगा, कितने समय के लिए होगा? एक वर्ष के लिए होगा, या 6 माह के लिए होगा, या क्वार्टरली मीन्स 3 महीना, या 1 मंथ मासिक होगा, या साप्ताहिक होगा, वीकली होगा। यानी शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह हो सकता है? कम से कम 1 साल, अधिकतम 1 साल, या 6 माह, 3 माह, 1 माह, यानी सालाना, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक और साप्ताहिक। कम से कम साप्ताहिक। ये कौन सा मांग पूर्वानुमान है? शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, अल्पकालिक मांग पूर्वानुमान है। जबकि 1 साल से अधिक की समयावधि के लिए किया जाने वाला अनुमान दीर्घकालीन अनुमान कहलाता है, दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहलाता है। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किसी वस्तु विशेष के बारे में 1 साल से अधिक की समयावधि के लिए मांग का किया जाने वाला अनुमान दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या अंतर है? समय का अंतर है। इसके बारे में कुछ निम्नलिखित विवरण है, जैसे कि अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान से आशय 1 वर्ष या इससे कम समय के लिए होता है। लिखा चुके हैं। इसका निम्न उद्देश्य है। पहला क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी, उत्पादन नीति का निर्माण। उत्पादन नीति क्या होती है? मांग पूर्वानुमान का प्रथम उद्देश्य उसके आधार पर फर्म की उत्पादन नीति का निर्माण करना है। फर्म की उत्पादन नीति का निर्माण करना है। मांग का पहले से अनुमान करके उसी के अनुसार उत्पादन करने से मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित होता है। मांग और पूर्ति में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? जैसे कि हम पहले से वस्तु का मांग पूर्वानुमान कर लेंगे और उस मांग पूर्वानुमान के अनुसार उत्पादन करेंगे तो न कम होगा न ज़्यादा होगा। ठीक है? सामंजस्य स्थापित होगा और फर्म अति उत्पादन या अल्प उत्पादन की दिक्कत से बच जाती है। न ज़्यादा उत्पादन होगा न उत्पादन कम होगा। लॉस होने से ज़्यादा लॉस होगा, ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब ज़्यादा लॉस कोई नहीं होगा। कई बार कंपनियों के पास क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादा कर दिए और मार्केट में बिक्री कम हुआ, प्रोडक्ट बच जाएगा और जब सेल नहीं होगा तो नुकसान होगा। कई बार हुआ कि हमने उत्पादन कम किया और हमारे वस्तु की मांग ज़्यादा हो गई, डिमांड बढ़ गई, वस्तु की बिक्री ज़्यादा हो गई, बिक्री ज़्यादा होने लगी और हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है, आउटपुट ही नहीं है, तो क्या होगा? हमारा तब भी लॉस होगा, दोनों तरफ से लॉस होगा। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
कच्चे माल की नियमित उपलब्धि, कच्चे माल की नियमित उपलब्धि, रेगुलर अवेलेबिलिटी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ, रेगुलर अवेलेबिलिटी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा माल की नियमित उपलब्धि। क्योंकि उत्पादन किसके आधार पर होता है? कच्चे माल के आधार पर। यदि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उत्पादक के पास नहीं रहेगा तो उत्पादन संभव है? नहीं हो सकता। यानी उत्पादन के लिए, समय पर समुचित उत्पादन के लिए कच्चा माल ही अति आवश्यक है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमको अवश्य जरूरत है। लिखिए पूर्वानुमान का सेकेंड उद्देश्य, पूर्वानुमान का दूसरा उद्देश्य, उत्पादन के लिए आवश्यकता अनुसार, उत्पादन के लिए आवश्यकता अनुसार कच्चे माल को उपलब्ध कराना होता है, कच्चे माल को उपलब्ध कराना होता है, ताकि एक और उत्पादन के लिए समय पर निरंतर माल मिल सके, समय पर निरंतर कच्चा माल मिल सके, और दूसरी ओर रहतिया की लागत भी न्यूनतम रहे, रहतिया की लागत भी न्यूनतम रहे। यानी कच्चा माल को जो उपलब्ध कराता है उसको क्या बोलते हैं? रहतिया। उसका जो लागत है वो भी कम रहे। समझ में आ रहा है? मांग पूर्वानुमान के आधार पर कच्चे माल के रहतिया का न्यूनतम, कच्चे माल के रहतिया का यानी कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले की रहतिया का न्यूनतम और अधिकतम स्तर निश्चित किया जाता है। हाँ, इससे उत्पादन के समय न तो कच्चे माल की किल्लत होगी, न ही कच्चा माल कम होगा, न समाप्त होगा, और न ही अनावश्यक माल भंडार में सड़ेगा। यानी जब उत्पादन के समय पर कच्चा माल कम भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि अनावश्यक बिना उत्पादन की जरूरत नहीं, फिर भी हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। इसलिए रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इट्स नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। कच्चा माल की उपलब्धि उत्पादन के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है श्रम की उचित व्यवस्था। श्रम की उचित व्यवस्था, एडुक्वेट अरेंजमेंट ऑफ लेबर। श्रम की उचित व्यवस्था। उत्पादन के कितने तत्व हैं? रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर। आपके पास रॉ मटेरियल है और लेबर नहीं है तब भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। यानी रॉ मटेरियल के साथ साथ आपके पास लेबर भी चाहिए ही चाहिए। लिख लीजिए विक्रय पूर्वानुमान का उद्देश्य, विक्रय पूर्वानुमान का उद्देश्य आवश्यकता अनुसार कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था करना है। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था करना भी होता है। फलतः श्रमिकों की कमी के कारण, श्रमिकों की कमी के कारण न तो उत्पादन रुकेगा और न ही काम की कमी के कारण श्रमिक बेकार बैठेंगे, और न ही काम की कमी के कारण श्रमिक बेकार बैठेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग का महत्व, डिमांड फोरकास्टिंग का महत्व तब और बढ़ जाता है जब श्रमिक का
उचित व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी के पास कितना काम है, कितना उत्पादन करना है, ये मांग पूर्वानुमान के आधार पर लगाते हैं और उसके आधार पर हम उचित श्रमिकों की अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि कितने स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और कितना अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मशीनों का सर्वोत्तम प्रयोग। सर्वोत्तम प्रयोग, बेस्ट यूजेज ऑफ मशीन, बेस्ट यूज ऑफ मशीन, बेस्ट यूजेज ऑफ मशीन्स, बेस्ट यूजेज ऑफ अल्पकालीन पूर्वानुमान का उद्देश्य, अल्पकालीन पूर्वानुमान का उद्देश्य, लिखिए, अल्पकालीन पूर्वानुमान का उद्देश्य, अल्पकालीन पूर्वानुमान का उद्देश्य यह भी लगाना है, यह भी पता लगाना है कि मशीनरी का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जाए, मशीनरी का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जाए। यह भी पता लगाना होता है कि फर्म के यंत्रों एवं उपकरणों का, फर्म के संस्था के यंत्रों एवं उपकरणों की क्षमता का उपभोग कैसे किया जाए, उपभोग, सर्वोत्तम उपभोग कैसे किया जाए। मांग पूर्वानुमान के द्वारा फर्म की कुल मशीन क्षमता को मांग के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीति का निर्धारण, मूल्य नीति का निर्धारण। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य मूल्य नीति का निर्धारण करना भी होता है। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य मूल्य नीति का निर्धारण करना भी होता है, मूल्य नीति का निर्धारण करना भी होता है। मांग पूर्वानुमान से उत्पादक को भावी बाजार, मांग पूर्वानुमान से उत्पादक को भावी बाजार की कमजोर या मजबूत कंडीशन का अंदाजा लग जाता है, कमजोर या मजबूत स्थिति का, दशा का पता लग जाता है। अगर बाजार में निर्बल स्थिति का अंदेशा होता है, अगर बाजार में निर्बल स्थिति का, बाजार की कंडीशन कमजोर है, मांग पूर्वानुमान से, हाँ, कैसे पता चलाता है, मतलब एक्सपर्ट से कैसे पता लगाता है कि मार्केट में क्या कंडीशन है? डेटा के अकॉर्डिंग। अगर बाजार में निर्बल स्थिति का अंदेशा होता है तो व्यापारी ऐसी दशा में मूल्य वृद्धि नहीं करेगा, व्यापारी ऐसी स्थिति में अपने वस्तु का दाम नहीं बढ़ाएगा, वस्तु का कीमत नहीं बढ़ाएगा। इसके विपरीत बाजार में मजबूत स्थिति की उम्मीद होने पर, बाजार में मजबूत स्थिति की उम्मीद होने पर मूल्य अधिक तय करने की नीति अपनाई जाती है। यदि बाजार की स्थिति कमजोर है और उस कंडीशन में व्यापारी वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा तो विक्रय होगा? नहीं होगा। इसलिए बाजार की कंडीशन का, बाजार की स्थिति का पता लगाना भी मांग पूर्वानुमान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्रय लक्ष्य निर्धारण, अगला पॉइंट है विक्रय लक्ष्य निर्धारण, सेटिंग सेल्स टारगेट्स, लक्ष्य निर्धारण, सेटिंग सेल्स टारगेट्स, सेटिंग सेल्स टारगेट्स, विक्रय लक्ष्य निर्धारण। मांग पूर्वानुमान में
अलग अलग क्षेत्रों के पूर्वानुमान ज्ञात किए जाते हैं। विक्रय लक्ष्य निर्धारण, विक्रय लक्ष्य निर्धारण, सेटिंग सेल्स टारगेट्स, स्केटिंग बोलेंगे, सेटिंग ACTTING, सेटिंग सेल्स टारगेट्स, विक्रय लक्ष्य निर्धारण, विक्रय लक्ष्य निर्धारण। ठीक है। मांग पूर्वानुमान में अलग अलग क्षेत्रों के पूर्वानुमान ज्ञात किए जाते हैं। मांग पूर्वानुमान में अलग अलग क्षेत्रों के पूर्वानुमान ज्ञात किए जाते हैं। ये क्षेत्रीय पूर्वानुमान ही विभिन्न क्षेत्रों के विक्रेताओं और विक्रय एजेंटों के विक्रय लक्ष्य बन जाते हैं। ये मांग पूर्वानुमान ही विभिन्न क्षेत्रों के विक्रेताओं और विक्रय एजेंटों के विक्रय के लक्ष्य बन जाते हैं और इन्हीं से उनके निष्पादनों का मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, अगला पॉइंट है अल्पकालीन पूंजी आवश्यकता की गणना, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान से हम फर्म की अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगा सकते हैं कि पूंजी की कितनी आवश्यकता है। नकद धन की आवश्यकता बिक्री के स्तर और उत्पादन विक्रयों के आधार पर, उत्पादन क्रियाओं के आधार पर निर्भर करती है। मांग पूर्वानुमान से नकद धन की जरूरत का अनुमान करके उसी के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकती है, उसी के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकती है। यानी डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग मांग पूर्वानुमान के अनुसार अल्पकालीन अवधि में अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान के अंतर्गत पूंजी का, आवश्यक पूंजी का पता लगाना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। कितने प्रकार का मांग पूर्वानुमान होता है? मांग पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है? मांग पूर्वानुमान दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? शॉर्ट टर्म। और अब हम जानेंगे लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कितने समय के लिए होता है? एक वर्ष से अधिक समय के लिए संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला अनुमान, विक्रय का किया जाने वाला अनुमान दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहलाता है। यानी मासिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और सालाना नहीं, सालाने से अधिक समय के लिए जब हम किसी संस्था कोई मांग का पूर्वानुमान लगाती है तो वह दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहलाता है। नहीं, 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी, मे भी। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान से आशय 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भावी विक्रय के अनुमान से है। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भावी विक्रय का अनुमान ही दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? भावी विक्रय का अनुमान नहीं, 1 वर्ष से अधिक समयावधि के लिए, भावी समय के लिए मांग पूर्वानुमान दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहलाता है। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भावी पूर्वानुमान।
चलिए देखिए इसके बारे में। दीर्घकालीन पूर्वानुमान के कुछ उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग। प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट क्षमता का नियोजन। उत्पादन के लिए प्लांट भी होना चाहिए। प्लांट के बगैर उत्पादन संभव है? नहीं संभव है। मांग पूर्वानुमान का प्रथम दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्वानुमानित मांग के अनुरूप प्लांट क्षमता को विकसित करना है। पूर्वानुमानित मांग क्षमता के अनुरूप प्लांट की क्षमता को विकसित करना है। यदि प्लांट की क्षमता पर्याप्त नहीं होगी, यदि प्लांट की क्षमता पर्याप्त नहीं है तो विस्तार के लिए नया प्लांट लगाने का कार्य किया जा सकता है। यदि प्रोड्यूसर के पास, उत्पादक के पास मांग पूर्वानुमान के अनुरूप प्लांट क्षमता नहीं है तो नया प्लांट लगाने के लिए, डेवलप करने के लिए कार्य करेगा। पहला उद्देश्य क्या है? प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट क्षमता को नियोजित करना। अगला है अरेंजमेंट ऑफ एफिशिएंट मैन पावर, कुशल श्रम शक्ति की व्यवस्था। कुशल श्रम शक्ति की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ एफिशिएंट मैन पावर। अरेंजमेंट ऑफ एफिशिएंट मैन पावर, कुशल श्रम शक्ति की व्यवस्था। हाँ, कुशल श्रम शक्ति की व्यवस्था। अकुशल श्रमिकों को अल्पकाल में भी सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यदि कोई अकुशल श्रमिक है तो उसको कम समय में भी अरेंज किया जा सकता है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंगेज होते हैं तो उनको अरेंज करना संभव नहीं है ना। परंतु कुशल और योग्य श्रमिकों का अस्थायी विकास एक दीर्घकालीन समय में किया जाता है। या तो यदि व्यवस्था नहीं होगी तो उनको ट्रेंड किया जाएगा, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको स्किल्ड लेबर बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिखाया जाएगा, तो उसके लिए एक समय लगेगा। परंतु कुशल और योग्य श्रमिकों का अस्थायी विकास एक दीर्घकालीन क्रिया है। इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण में पर्याप्त समय और धन लगाना पड़ता है। पर्याप्त समय और धन लगाना पड़ता है। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान से कुशल श्रमिकों की जरूरत का अनुमान लग जाने से उनकी व्यवस्था धीरे धीरे सुनिश्चित की जा सकती है। यानी दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान से कुशल श्रमिकों की कितनी जरूरत है इसका अंदाजा लग जाता है और उसकी व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीके से कर ली जाती है। होता है कि नहीं होता है? और अगला और लास्ट पॉइंट है दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान का फोरकास्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म financial requirements. Financial requirements. Financial requirements. हो गया? नोट कर लिया? क्या है? दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फोरकास्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट।
दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। उपक्रम की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं, उपक्रम की, संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं, जरूरतों के अनुसार का अनुमान मांग पूर्वानुमान की सहायता से ही लगाया जा सकता है। संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं, आगे चल के कितनी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की, धन की कितनी जरूरत होगी, इसका अंदाजा मांग पूर्वानुमान के अनुसार लगाया जाता है। समझ में आया? इस प्रकार दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित योजना बनानी पड़ती है और तब जा कर के अपने उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाएगी। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव थे और आगे चलकर हम लोग आज हमारी कक्षा में उद्देश्य का टॉपिक क्लियर हुआ। अगली क्लास में डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड, विधि, मांग पूर्वानुमान की विधि कैसे करते हैं, मांग पूर्वानुमान कैसे करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग मेथड। हाँ, एनी क्वेरी? अगले क्लास में मांग पूर्वानुमान की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे।